ये कहो कि निशान ने भी मीटिंग की है। हाँ शाम वो बोलता है मीटिंग। अच्छा, आज के सेशन का जो हमारा मेन, हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक तो थोड़ा सा बीसी लेयर को भी रिव्यू कर लेंगे, कहीं कहीं जो कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, जो कुछ रह गई हैं तो अगर हो गई होंगी तो रिफ़्रेश हो जाएंगी, रह गई हैं तो फिर वो हो जाएंगी। दूसरी जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग इमेज स्ट्रीमिंग की कुछ चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे सर्वलेट का किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो आप। सर्वलेट एक मेन कंपोनेंट है एक्चुअल में। जब भी हम J2EE की बात करेंगे तो सर्वलेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपकी JSF पेज हो, आपका JSP पेज हो, आपका कोई भी पेज हो, जब वो कंपाइल होता है ना तो उसकी सर्वलेट फाइल ही बनती है। सर्वलेट इज़, यू कैन से दैट इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब आपकी ईंट है एक्चुअल में। बिल्डिंग जो मर्जी हो, बनती वो ईंटों से ही है, सही तो पीछे उसकी ईंटें ही हैं। इस तरह जो भी पेज हो उसके पीछे होगा सर्वलेट ही, सही। ठीक है ना। इंडिविजुअली इसकी एग्जिस्टेंस है। और अब तो क्योंकि फ्रेमवर्क आ गया, उन्होंने इन्हीं की बेस पे अलग अलग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है। सर्वलेट के ऊपर ही JSP बना दी है, JSF बना दी है, कुछ लेकिन मैनुअल है, कुछ। सर्वलेट भी हाँ करना जी पड़ता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है यहाँ पे, कि फ्रेमवर्क के पास रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव तक कहाँ पे कितने लेवल तक इसके पास स्ट्रेंथ अवेलेबल है। कि अगर आप रिपोर्टिंग, ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्टिंग के फिर टूल्स होते हैं। यहाँ पे आपके पास जैस्पर रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आपके पास क्रिस्टल रिपोर्ट अवेलेबल हैं, आपके पास ओरेकल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, आपके पास ओरेकल की BI पब्लिशर की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। रिपोर्टिंग का टूल आप कोई मर्जी यूज़ कर दे, यहाँ पे कहीं पे लिमिटेशन नहीं है। आपको ये सीखना है कि किस तरह से इंटीग्रेट करनी चीज़ें और आप कर लोगे। बहुत सारे, मतलब मोस्टली इंडस्ट्री अभी क्योंकि BI पब्लिशर पे नहीं माइग्रेट हुई तो वो ओरेकल रिपोर्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम जिस तरह ओरेकल रिपोर्ट्स कॉल करते हैं, इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे BI पब्लिशर भी चल रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस भी चल रही है, और जैस्पर रिपोर्ट भी चल रही हैं। इवन आप अगर वॉपडा में जाएंगे, वॉपडा के अंदर ADF की एप्लीकेशन के पीछे क्रिस्टल रिपोर्ट चल रही होती है। EDF चल रही है बहुत में। हाँ वॉपडा, ये आपके जो नए बिल नहीं आते ये आजकल पाईग्राफ लांग के बड़े अच्छे से डेकोरेट, ये तो ADF की एप्लीकेशन वाले हैं ना। आपको नज़र नहीं आता, कोबोल वाले अलग होते थे, जो कोबोल में बनते थे ना उनके पास। वो ये ADF का प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट हुआ था 2013 में। 2013 में नहीं, बल्कि स्टार्ट तो काफ़ी पहले से था। फिर उनके पास से लोग चले गए तो इन्होंने, मैं जब उस वक्त गया था इनके पास, 3 दिन में गया हूँ, वॉपडा के जो डायरेक्टर था उससे मिलता रहा हूँ, तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी इन्वायरमेंट इनकी ना। बैठने की जो जगह थी बड़ी कंजेस्टेड किस्म की थी। तो ये बैग- सब लोगों ने किया था। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया था, मैंने ये मुदस्सर का बड़ा भाई नासिर है ना, मैंने कहा इसको, ये फैसलाबाद में था, इसको कहा कि तुम आओ। अच्छा। हाँ, इसको क्या कहते हैं, वो किया, इन किया, आप बाहर आओगे। तो फिर इसी तरह से नासिर ने फिर मुदस्सर को बुला लिया था, इस तरह से बिलाल की भी एंट्री हो गई थी उस वक्त। ये सारे वापडा के इस प्रोजेक्ट पे आए थे, इन्होंने कुछ काम किया। जब मुझे लगा कि ये सीख गए हैं, मैंने अपनी तरफ बुला लिया। वो कुछ ज़्यादा ही सीख गए थे, एक बाहर ही निकल गया। तो ये डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेमवर्क पे अगर हम जाते हैं तो जब हम कोई भी यूज़र इंटरफेस बना रहे होते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई टेबल बनाया, ये रेंडर ऑन चुका है। कायम बचाने के लिए हम इसको भी रन कर लेते हैं। आपके पास एक व्यू ऑब्जेक्ट था, एम्प्लॉयज़ का व्यू ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज आपने इसको ड्रैग किया एज आ टेबल, रीड ऑन द टेबल। इसके अंदर भी आपने ग्रुपिंग वगैरह देख ली है, चीज़ों की ग्रुपिंग किस तरह से होती है। जी। ग्रुपिंग। फ़ोन नंबर और ईमेल को आप ग्रुप कर सकते हो इस तरह से, और इसको आप दे सकते हो ठीक हो गया। ग्रुपिंग करती है। इसको कहते हैं ग्रुप कर देना। इस तरह से ये नेम है, इसको आप मिला के ठीक, इसमें कोई चीज़ को निकालना चाहते तो निकाल भी सकते हैं। पर टेबल का देख लिया था आपने, टेबल
एक्चुअल में क्या होता है, आप जब टेबल किसी चीज़ को ड्रॉ करते हो ना, इसकी एक बाइंडिंग लेयर बनती है, बाइंडिंग लेयर के पीछे आपका आइटरेटर बनता है, आइटरेटर के पीछे ये व्यू जेट के साथ लिंक हो जाता है जी सर। ये कंपोनेंट। अब इसके पास डिफ़ॉल्ट कोई ख़ास फीचर नहीं होता सिवाय आप इनेबल डिसेबल करने के और फिल्टरिंग करने के। अगर आपने अप्लाई की इसको, अगर लेट्स सपोज हम रन करें तो इसका थोड़ा सा बिहेवियर भी हमें पता चल जाएगा। तो इस कोई ख़ास फीचर नहीं होता जब आप इस चीज़ को टेबल को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। रीच सिलेक्शन तो इसको किसके अंदर सराउंड करवाते हैं? कलेक्शन कलर पैनल कलेक्शन। तो फिर एक और कंपोनेंट आता है जिसका नाम है पैनल कलेक्शन। उस पैनल कलेक्शन के पास काफ़ी वो कंपोनेंट बना ही इस टेबल के कंपोनेंट के लिए, इसके अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट लाने के लिए। इन्हेंसमेंट बहुत सारी किस्म की हो सकती है, आप उसको जब लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा। और यहाँ से आप सर्चिंग कर सकते हो, आप यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हो, ये यहीं तक ही आपकी चीज़ें अवेलेबल हैं अभी तक। अब बीच में एक एक्सेप्शन भी डाल दो। चलो आती रही। कैलकुलेट डिपार्टमेंट नेम में इशू आ गया है, ठीक है। आप ये वाला वैसे भी ये आप एंटिटी में जाओ, एंटिटी लेवल पे। चलो कोई बात नहीं है, वो इतना इशू नहीं है। यहाँ पे किसी का डिपार्टमेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर उसकी एट्रीब्यूट नहीं मिलेगी। तो इसका तरीकाकार क्या था भला? डायरेक्ट डाली लैंड करवा दिया। अगर हुआ तो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, हम कौन सा यूटिलाइज कर रहे थे? अब इसको क्या करते हैं, इसको हम सराउंड करते हैं विद पैनल कलेक्शन पैनल कलेक्शन। जैसे ही करेंगे इसके बाद मल्टीपल फीचर्स के साथ ये लेवल हो जाएगा। इसके अंदर डिटैच आ जाएगा, इसके अंदर क्यूरी का आ जाएगा, इसके अंदर व्यू का आ जाएगा। और जब आप इसको देखोगे रन किया तो इसको नहीं, वो अनडिप्लॉय कर रहे हैं उसको। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो स्पेशल फॉर टेबल के साथ बना हुआ है। अब इसके अंदर मेन्यूज़ का पोर्शन, आप इसके अंदर मेन्यू अपना डाल भी सकते हैं। मेन्यू बार अपना मेन्यू भी डिज़ाइन कर सकते हो आप। लेट्स सपोज कोई मेन्यू वैसे ड्रैग करते हैं इसके अंदर मेन्यू, ठीक हो गया। इसका नाम लेट्स सपोज देते हैं रिपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक। अब इसके अंदर मैं एक और मेन्यू आइटम डालता हूँ, मेन्यू आइटम, और उसका नाम देता हूँ शो। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं इसमें एक और मेन्यू आइटम डालता हूँ, उसको कहता हूँ प्रिंट। दो ऑप्शन हमने डाल दिए इसके अंदर। अब पहले वाला जो ऑप्शन था, इसके ऊपर हम वापस आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। ये एक्सेल रिपोर्ट के तौर पे हमने शो करवाना है। क्या शो करवाना है, बड़ा करूँगा। क्या हमने शो करवाना है एक्सेल के अंदर? ये जो टेबल का डाटा है इसको एक्सेल की फॉर्म में हमने
शो करवाना है एक्सेल के अंदर, इसको इंपोर्ट करवा लेना है, इसको इंपोर्ट का एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो आप यहाँ पे क्या करो, डाउनलोड इसके अंदर यहाँ पे होता है एक्सेल एक्सपोर्ट कलेक्शन एक्शन लिसनर। अब यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट आईडी बतानी है। इसका क्या मतलब होता है कि जिसका के कंपोनेंट का डाटा आपने एक्सपोर्ट करवाना है ना, उसकी आईडी बताओ। अब वो हमारा एक टेबल है, टेबल के तौर पे हमने ट्रैक किया हुआ है ना, सेंटर में आगे कनेक्शन के अंदर ये हमारे पास टेबल है, इसकी आईडी दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। इसके पास एक ही है, ठीक। बाकी अगर किसी की करानी है तो उसकी एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, उसकी एक्सटेंशन अलग करनी, वो एपीआई आपको मिल जाती हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप रिपोर्ट का यूटिलाइज करो, उसको पीडीएफ के फॉर्म में फॉर्म को शो करो, सलर्ट के थ्रू फिर वो काम हो जाता है। सलर्ट के अंदर आप सेटिंग कर देते हो, अच्छा ये रिपोर्ट आपने डाउनलोड करनी है पीडीएफ के फॉर्म में, एक्सटेंशन दे देते हो, कंपोनेंट सारे के सारे आपके शो हो जाते हैं। पीडीएफ आपकी नज़र आना शुरू हो जाती है, पीडीएफ नहीं है ब्राउज़र के अंदर ओपन होती उस तरह से। अच्छा, दूसरी चीज़ है प्रिंट करना। यहाँ पे एक फीचर का या बिहेवियर अवेलेबल है जो कहते हैं शो प्रिंटेबल पेज बिहेवियर, आप इसके अंदर ये डाल देते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये प्रिंटेबल बिहेवियर का होगा। अब ये क्या करेगा देखते हैं इसको क्या करता है ये। बहरहाल हम इसको रन करते हैं। ये टूल की कैपेबिलिटीज़ हैं, अदरवाइज अपनी तो आप डाल ही सकते हो, वो तो नॉर्मल डिजिटल टेक्नोलॉजी में आप करते हो, लेकिन टूल ने एक लेवल तक आपको फैसिलिटेट किया हुआ है कि अगर आप पूरी स्क्रीन करो ना, Maximize क्या नहीं किया होगा। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये आपके पास डाटा आ रहा है। रिपोर्ट्स में हम जाते हैं, प्रिंट में जाते हैं सबसे पहले। ले आपका पूरा टेबल प्रिंट टेबल फॉर्म में हो गया। यहाँ पर ये प्रिंट टेबल फॉर्म में लेके आया, अच्छा रोड पी करें और प्रिंटर पे इसको प्रिंट भेज दें, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज़ है आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया और ये देखें आपकी फाइल सेव किया। वालेकुम अस्सलाम, मस्तर साहब क्या हाल हैं? लेट हो गया आपको आते हुए। कोई बात नहीं, वो हमने स्टार्ट तो कर लिया था। बहरहाल थोड़ा सा मैं रिव्यू करवाता हूँ। आज के सेशन में हम लोग करना था, हमने रिपोर्टिंग का सेशन था, लेकिन रिपोर्ट बिल्डर ही इंस्टॉल हो पे गलत वर्जन हो गया। हमने लगाया तो है, लेकिन लेट्स सी कि कहाँ तक ये जाता है सेशन तक। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं फ्रेमवर्क लेवल पे, कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है आपके पास? जी सर, आ गए। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि फ्रेमवर्क ने रिपोर्टिंग के लिए डिफरेंट आप टूल तो यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन हमारे पास फ्रेमवर्क ने भी कुछ फैसिलिटेट हमें किया हुआ है किसी एक लेवल तक, कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट उस लेवल तक की है तो फिर ओके है कि फ्रेमवर्क के पास आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता, तो सिस्टम आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये पैनल कलेक्शन हमने पढ़ा था, टेबल के तौर पे हमने एक डाटा शो करवाया है। हम चाहते हैं कि इस टेबल के साथ हम दो काम करें। एक तो ये कि इसका डाटा कहीं पे एक्सपोर्ट कर सकें, दूसरा ये किसी रिपोर्ट के फॉर्म में, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारी हम इस चीज़ को प्रिंट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये देखा था कि दो तरह से फैसिलिटेट किया हुआ है सिस्टम ने। हमारे पास आप कोई भी मेन्यू लगाओ, यहाँ पे हमने पहले एक मेन्यू लगाया है, मेन्यू में मेन्यू आइटम डाली है और उसके अंदर एक कंपोनेंट डाल दिया है एक्सपोर्ट कलेक्शन एक्शन लिसनर, ठीक है। वो लिसनर क्या करता है, उसको हम वो कंपोनेंट बताते हैं जिसका डाटा अपने एक्सपोर्ट करना है और उसकी टाइप बता देते हो, ठीक है। एक्सपोर्टेड रोज़ भी आप बता सकते हो, इवन आप फाइल का नाम बता सकते हो। लेट्स सपोज मेरी फाइल का नाम है, ये है एम्प्लॉयज़ का डाटा है, एम्प्लॉयज़ डॉट सॉरी XLS, ये फाइल होगी, ठीक है ना। ये फाइल का नेम होगा और डिफ़ॉल्ट जो जी बिल्कुल, ये उसका टाइटल होगा।
आप इवन कि रोज़ को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि यार मैंने फाइल के अंदर इतनी ही रोज़ सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करवानी है, तो उन चीज़ों को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो ये एक फ़ीचर है जो हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी जो फीचर हमने डाला है कि हम चाहते हैं कि ये पेज है, इसके ऊपर ये टेबल है, हमारा डाटा शो हो रहा है। जैसे हमारे पास डाटा शो हुआ, हमने कोई फिल्ट्रेशन की, हमारे पास ये डाटा आया, हम चाहते हैं कि इस चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट पे भी आप भेज दें। तो उसके लिए भी हम लोगों ने क्या किया, एक प्रिंटेबल पेज बिहेवियर जो सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। अदर प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट किस्म के सोल्यूशन अवेलेबल है, तो वो आपको मिल जाते हैं। तो हमने किया, इसको रन किया तो ये रिपोर्ट नज़र आई। इसके अंदर हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो ये हमें ये क्या हुआ, हमने क्या चेंज कर दिया था। ओके, ले जी, ये आपका कंपोनेंट का डाटा प्रिंटेबल फॉर्म में इसकी आपके पेज फॉर्मेटिंग कैसे होगी सर? किसके इसकी पेज फॉर्मेटिंग जैसे A4 साइज है, उस पे लैंडस्केप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है। वो तो प्रिंट वो तो यहाँ पे करें ना आप, कॉपीज़ में आए और प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे आपने करना होता है ना, लैंडस्केप पे क्या करना है, ट्रे एडवांस में क्या मजाक करेंगे, ये एडवांस A4 है, यही है ना, ठीक है, प्रिंटर की प्रॉपर्टी में वो तो प्रिंटर की प्रॉपर्टी। दूसरा हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। अच्छा सर, इस पे अगर लोगो शो लोगो, अब देखिए ये हमें क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये हमारा employee.xls क्या कहते हैं ना, मैं क्या अगर लोगो लगा होगा तो वो भी साथ प्रिंट करेंगे? हाँ नहीं टेबल भी सिर्फ प्रिंट करना है। मैं कह रहा हूँ ये एक बेसिक लेवल की प्रिंटिंग है, इसको आप वो उस लेवल पे ना देखें। ठीक ये मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिंपल, ये डाटा जो आ रहा है इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दो भाई, देखना है हमने, तो उस काम के लिए ये आपके पास डाटा आ जाएगा। ठीक हो गया ना। ठीक है। तो ये आपको फ्रेमवर्क ने कैपेबिलिटी दी, लेकिन ये कैपेबिलिटी आप उसी वक्त लगा सकते हैं जब आपके पास इस तरह से हो। अब हमने देखा था पैनल कलेक्शन। पैनल कलेक्शन क्या फीचर है, पैनल कलेक्शन का एक तो फीचर हम देखेंगे, दूसरा फीचर ये है कि आप डिटैच जब आप करते हो तो आपकी जो फोकस है पूरा एक टेबल का आपके पास अवेलेबल होता है। अब जब लोग काम कर रहे होते हैं तो यही चाह रहे होते हैं कि चीज़ें उसके पास एक तो है ना, ERP भी नज़र आ रही है, इधर मेन्यू भी आ रहे हैं, फलां भी आ रहा है आपके पास। लेट्स वो बात का ये होता है कि जगह इतनी कम पड़ जाती है कि आपको फिक्र पड़ जाती है कि यार मुझे डाटा ही नहीं सही नज़र आ रहा, मैं सही एफिशिएंसी का काम ही नहीं करता। तो आप डिटैच करें और अपनी स्क्रीन को पूरी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल करवाएं। अब आपके पास मैक्सिमम स्पेस है, कुछ डाटा आपका मिसिंग भी होता है वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और फीचर इसके देखे थे आपने पैनल कलेक्शन के? तो हाँ, ये रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कॉलम ना देखने को भी कर बिल्कुल सकते हैं। ये आप कॉलम इस तरह से भी आप बहुत सारे बिल्कुल ये यहाँ पे दिखा भी रहा होगा कि हिडन कितने हैं। अच्छा सर, इस पेज पे अगर बार ग्राफ लगाना हो या गेज वगैरह तो वो क्या? हाँ लगा सकते हो। लेट्स इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं। इस पेज को हमने किया डिवाइड, पैनल हेड, इस पे क्या डालेंगे, पैनल हेड, पैनल स्प्लिटर, ठीक हो गया पैनल। चलो पैनल स्प्लिटर आया, पैनल स्प्लिटर के पहले पोर्शन में हमने ये डाल दिया और इसको स्प्लिटर को इसकी पोजीशन होती हैं हॉरिजॉन्टल की बजाय हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। ये अब नज़र भी आना शुरू। अब इसको भी इवन आप कर सकते हो कि आप इसको 300 तक करना चाहते हो, चाहोगे ये 300। अब दूसरा पोर्शन इसका फ्री हो गया, हम इसी का डाटा एम्प्लॉयज़ का ही डाटा आप ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ कहेंगे ये ग्राफ किस फॉर्म में दिखाना चाहते हो, पाई ग्राफ, पाई ग्राफ ले जाना, ठीक है ना। ये पाई ग्राफ आप चाहते हो, बिल्कुल पाई के अंदर क्या डिपार्ट बाय सर्विस, सैलरी और स्लाइस की चीज़ को डिपार्ट नेम का, डिपार्टमेंट नेम का। हाँ जी। लेट्स सी कि ये इस चीज़ के ऊपर क्या करता है, इस पे ग्रुपिंग करता भी या नहीं करता। ग्रुपिंग नॉर्मली ये नहीं करते, लेकिन BI पब्लिशर के जो ग्राफ है ना हाँ जी, वो ग्रुपिंग कर लेते हैं। अभी पता चल जाता है हमें, कर दी होगा। नहीं इतना भी सही तरह दिखाया।
BI पब्लिशर के ग्राफ्स की ये फीचर के अंदर ये अवेलेबल है कि आप ज्वाइन के थ्रू डिपार्टमेंट नेम भी उठा लो, एम्प्लॉयज़ भी उठा लो। जब डिपार्टमेंट नेम करोगे ना तो उसके ग्रुपिंग करके ऑटोमेटिक उसके एम्प्लॉयज़ की टोटल सैलरी आपको दिखाएगा। अच्छा समझा रही है? उसके ऊपर भी आप ड्रिल डाउन कर सकते हो फिर। सही तो रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव से BI पब्लिशर डेवलपर के लिए बहुत अच्छा है। सही। उसके आपके पास अंदर यूज़ हो रहा है BI पब्लिशर? आपके पास यूज़ हो रहा है BI पब्लिशर रिपोर्टिंग? BI पब्लिशर रिपोर्टिंग के लिए नहीं, रेकॉर्ड रिपोर्ट्स? और एक रिपोर्ट असल में हम लोग माइग्रेट हो रहे हैं ना ऐसा ऐसा। सही। हमारे पास एक काम मिलता है, हम लोग बड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छा BI पब्लिशर पे अब चले जाते हैं। एक दफ़ा हम लोग डिसाइड भी करें चले काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ऐसा काम आता है सारे काम एक साइड हो जाते हैं, BI पब्लिशर छोड़ो यार ये काम कर। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास के बंदे बैठे हुए हैं, किसी वक्त भी हम स्टार्टअप ले सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने ADM में काम किया, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे पास बंदे बैठे हुए थे, ठीक है ना, टास्क दिए और उन्होंने काम कर दिया। सही। मेरे पास फ्लैश प्लेट ही नहीं। किसी और वर्जन में चला लो, क्रोम में चलाना। ये एज में चला लो, एज में सही चलता है। है तो इसको open नहीं करता। इधर इधर ही यहाँ पे यहीं पे? हाँ, यहाँ पे पेस्ट करो, ओके करो। Enter करो। नहीं की गई। हाइड नहीं, इसके पास ये नहीं, चलिए कोई बात। ये तो सब पे दिखा रहा है। सिक्योरिटी से हम खुद भी तो ग्रुप कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपको सही आप कर सकते हैं। चलें हम चलते हैं अपने सर्वलेट की तरह, सर्वलेट का यूज़ देखते हैं क्योंकि वो हमारे उसका पार्ट है, बाकी ये चीज़ें तो डेकोरेशन की हैं। ये तो डायरेक्ट वो करोगे तो बड़ी पूछेगा आपकी वो तो लग जाएगी। अब बात करते हैं सर्वलेट की। एक्चुअल में सर्वलेट होता क्या है? सर्वलेट तो हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है। सर्वलेट एक वो कंपोनेंट है जो एक्चुअल में J2EE की बेस लाइन है। J2EE के कोई जितने भी कंपोनेंट है वो, हाँ कल नहीं बनाया था, J2EE के जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक्चुअल में यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है वो आपके सर्वलेट ही हैं। सर्वलेट एक वो कंपोनेंट है जिसके पास डुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके ब्राउज़र को ब्राउज़र की लैंग्वेज में भी मैसेज कन्वे कर सकता है और आपके एक्चुअल में जो सर्वर साइड है उसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। सर्वर साइड का मतलब ये कि ये JDBC ड्राइवर तो आपके से डाटा ला भी सकता है, ठीक है। ये किसी एक बीन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये कहीं आपके BC लेयर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये वहाँ से डाटा ला भी सकता है और आपके डाटे को वो एक फाइनल शेप करके इवन डाटे की बेस पे HTML जनरेट करके उसको आगे थ्रो भी कर देता है। और इसी वजह से आपके जो पेज है बनाते तो आप JSON का पेज हो, लेकिन उसकी HTML बनने वाला पोर्शन वो खुद ब खुद हो रहा होता है, वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो आप ASPX में काम करोगे, ASPX में भी एक आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखते हो जिसका सोर्स कोड होता है, लेकिन वो ब्राउज़र को तो क्योंकि HTML की अंडरस्टैंडिंग होती है तो HTML कहाँ से बनती है, ऐसे ही SPX के अंदर भी कुछ कंपोनेंट है जो बेस लाइन के जो कि उसकी HTML जनरेट करते हैं। हमारे J2EE में J2EE के जितने भी फ्रेमवर्क है सब के अंदर ये कंपोनेंट सर्वलेट का काम, सर्वलेट ये फैसिलिटी देता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल आप सर्वलेट बनाओगे भी तो उसके अंदर देखो वो डिफ़ॉल्ट उसको ना HTML लगा के एक ना देता है, समझा रही है। जी। तो HTML देखो HTML हेडर बॉडी और ये हम मज़ीद भी यहाँ पे हाँ बिल्कुल आप यहाँ पे लगा सकते हो और जो लगाओगे वो चीज़ आप ब्राउज़र पे देख भी सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि क्योंकि एक्चुअल में हर पेज एक सर्वलेट होता है, अगर पेज का URL होता है तो इसका मतलब ये है कि सर्वलेट का भी URL होता है। URL होता ही सर्वलेट का है। जो पेज का URL है, आपको जो पेज का URL नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में report demo.jsf, ये एक्चुअल में इसका जो सर्वलेट है ना इसका URL ये है।
अगर उसका यूआरएल ये ना हो तो रिपोर्ट डेमो लिखने से आपका डेमो का पेज ना आए कभी, ठीक है ना। तो सर्वलेट का यूआरएल होता है। अब कैसे, ये देखें, देखो सर्वर पे क्लिक किया तो इस पे रन करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये देखो उस चीज़ को वो डिप्लॉय कर रहा है और आपको सर्वलेट रन करके भी दिखा देगा वो, और सर्वलेट के जितने भी कंटेंट है वो भी। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एक्चुअल में। अब ये देखें, ये रन होगा, रन होने के बाद ये आपका डाटा दिखाएगा, लेकिन डाटा दिखाएगा कैसे, ये इसके पास ये कौन सा फीचर है जो जावा का या किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है कि ये ब्राउज़र के ऊपर आपका डाटा दिखा देता है। एक्चुअल में ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र HTTP रिक्वेस्ट ले देता है और HTTP रिस्पॉन्स उसका ले लेता है, ठीक है ना। कोई भी कंपोनेंट जिसके पास HTTP रिक्वेस्ट रिसीव करने की सलाहियत हो और HTTP रिस्पॉन्स को जनरेट करने की सलाहियत हो, वो काम कर लेता है, ठीक है ना। वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू ब्राउज़र को आप डाटा भेज सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि सर्वलेट के अंदर डू गेट के अंदर एक रिक्वेस्ट है जो कि HTTP रिक्वेस्ट होती है और एक पैरामीटर रिस्पॉन्स का HTTP रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स के थ्रू उसको भेजता है, लेकिन भेजता कैसे है, ये देखें आपको नजर आ रहा है उसका रिस्पॉन्स। ये कंडीशन भी होगा उसको सामने वो उसको भी देखते हैं। जिसने देखें आपके लिए प्रिंटिंग, अब इसने प्रिंटिंग करवाई कैसे। HTTP रिक्वेस्ट जाती है इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम और HTTP रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम। रिक्वेस्ट भी स्ट्रीम के फॉर्म में, रिस्पॉन्स भी स्ट्रीम के फॉर्म में। तो आपका सर्वलेट क्या करता है, आपका HTTP रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसका ये देखो रिस्पॉन्स बनाया, रिस्पॉन्स बिल्ड किया और उस रिस्पॉन्स को एक्चुअल में क्या करता है ब्राउज़र पे स्ट्रीम कर देता है, स्ट्रीम के फॉर्म में फेंक देता है, ठीक है। और ये ब्राउज़र आपका दिखाना शुरू कर देता है। आपको पता है आपकी इमेज होती है उसकी भी स्ट्रीम बनती है, आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी भी स्ट्रीम बनती है, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट है आपके पास है, इमेज है आपके पास, कोई वीडियो है या कोई किसी भी किस्म की चीज़ है, अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं ना ब्राउज़र में, तो आप उसकी स्ट्रीम इसको दे दें सर्वलेट को, सर्वलेट उस स्ट्रीम को थ्रो कर देगा ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे आपकी चीज़ चलना शुरू हो जाएगी। वीडियो के कंपोनेंट हैं वो भी ऐसे काम करते हैं, आपकी इमेजेस आती हैं वो भी ऐसे काम करती हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स आएंगी एक्चुअल में रिपोर्ट सर्वर अलग चल रहा होगा, आपका आपकी एप्लीकेशन अलग सर्वर पे चल रही होगी। होगा क्या, आप रिक्वेस्ट करोगे फॉर्म के थ्रू ये रिपोर्ट इसकी प्रिंट कर दो, उस रिपोर्ट की आईडी आप रिपोर्ट सर्वर को दोगे, रिपोर्ट सर्वर एक्चुअल में क्या करेगा उसकी स्ट्रीम देगा आपको। रिपोर्ट जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम आती है, वो स्ट्रीम आप सर्वलेट को दोगे, सर्वलेट थ्रो कर देगा, समझा दिए। जब वो थ्रो करेगा आपको नजर आना शुरू हो जाएगी रिपोर्ट, बड़ी सीधी सी चीज़ है। अब इस चीज़ को वैसे देखना है ना, कमाल अगर देखना है आपने तो कैसे वो थ्रो करेगा उसको आप यूज़ कैसे करोगे। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है, कोई भी सर्वलेट का रिस्पॉन्स आएगा इन द फॉर्म में स्ट्रीम आएगा ना, अब उस स्ट्रीम को आपने ना बनी हुई स्ट्रीम है, अब आपने उसको दिखाना है, ठीक है। आपके पास एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे इनलाइन फ्रेम का, आप इनलाइन फ्रेम, बिल्कुल आप उस इनलाइन फ्रेम को सर्वलेट का पाथ दे दो। आपका सर्वलेट क्या है, लेट्स सपोज ये है सर्वलेट है, दिस इज माय
बाय। ठीक हो गया। अब आप चाहते हो कि इसका डाटा आपके पास नज़र आए, ठीक है। अब नज़र के आपने क्या करना है, इसका पाथ देखना है और वो पाथ इसका आपने इसके अंदर डाल देना है। कैसे पाथ कैसे देखना है, सर्वलेट्स में आना है। ये सर्वलेट आपका बना हुआ है, हाँ जी। सर्वलेट की मैपिंग के अंदर ये इसका एक्चुअल में ये यूआरएल होता है। आप ये यूआरएल इस कंपोनेंट को एज अ सोर्स दे दो। क्या किया हमने, एक कंपोनेंट आई फ्रेम डाला, उसको सर्वलेट एज अ सोर्स दिया। अब ये कंपोनेंट क्या करेगा, जब ये कंपोनेंट ऊपर आएगा, ये पेज इस कंपोनेंट को ड्रॉ करेगा। ये कंपोनेंट क्या करेगा, अपना सोर्स गेट करेगा। सोर्स क्या होगा, इसका सर्वलेट होगा, सर्वलेट को ये कर देगा रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट करेगा ये सर्वलेट इसका HTML इसकी जनरेट करवाएगा और आपका ये पेज उसको दिखाएगा। इस पेज के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ये सर्वलेट का मैं डेमो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप इमेज स्ट्रीमिंग करोगे तो आपका सर्वलेट सारी स्ट्रीम बनाएगा। आपने बस क्या करना है, इस कंपोनेंट के साथ सर्वलेट का पाथ दे देना है। इमेज स्ट्रीमिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए नहीं, जो फॉर्म हम जिस तरह बनाते हैं, जैसे JSF में फॉर्म बनाते हैं तो वो सर्वलेट पे जाता है, फिर सर्वलेट से आगे सर्वलेट बीन से वैल्यूज उठाता है, वैलिडेशन करके डिफरेंट सर्वलेट ही कंट्रोल करता है basically। नहीं, वो अलग, वो तो हो गया ना, वो हम हमारी वो सर्वलेट ही है, लेकिन वो कंट्रोल लेयर उसका नाम है। वो सर्वलेट जो लेयर है वो सर्वलेट से करे। जो आपकी ADF कंट्रोलर लेयर है, वो चीज़ों की नेविगेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम सर्वलेट यूज़ करते थे ना, चेन बना के इधर आई और ये चेन बनी, चेन के अंदर बाद ये दिया, ये किया, वो हम सर्वलेट बना रहे हैं, ये वो प्रोसेस का पार्ट बन गया है। अब इंडिविजुअल सर्वलेट जो है, Visible नहीं है। अब विजिबल नहीं रहेगी ये चीज़। अब जो विजिबल है हमारे पास सर्वलेट है, उसको किस तरह से यूज़ करोगे, उसके यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका यूज़ देखो इसके अंदर आपने देखो, ये सर्वलेट आपको डाटा भी दिखा सकता है, आपको इमेज भी दिखा सकता है। अगर आपके बैकएंड पे कोई इमेज अवेलेबल है, लगाना यही है इनलाइन वाला। हाँ इनलाइन नहीं, इनलाइन अगर इमेज दिखानी तो आप इमेज के पीछे लगा दो, बस इमेज का कंपोनेंट है, इमेज के पीछे सिर्फ आप वो- बिल्कुल। ये जिस तरह से लेट्स सपोज ये इमेज का कंपोनेंट में लेके आया, ये ठीक है ना, और इसको सोर्स के तरफ क्या दिया आपने, जो भी हमने कॉपी किया था, बात खत्म। अब ये सर्वलेट स्ट्रीम करके इमेज देगा, इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। और सर्वलेट पे वही सिर्फ डूबेट का ही चलता है वैसे। आपका सर्वलेट आपके BC लेयर के थ्रू के साथ कनेक्ट होगा, वहाँ से इमेज लेके आएगा, किसी व्यू प्लेट के थ्रू आप ले वो आओगे, भी इसमें सारी लॉजिक लगेगी। यहाँ पे लॉजिकल चीज़। अब ये वो कंपोनेंट है जो कि डुअल वे से काम कर रहा होता है, आपको स्ट्रीम बना के देता है, ब्राउज़र के लिए भी, किसी और कंपोनेंट के लिए भी, और आपकी BC लेयर के साथ भी कम्युनिकेट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी, अब इसका एक और देखिएगा, ये लेट्स वो मेरे पास है, इसकी बजाय अगर आप इसको ये दे दोगे, क्या होना चाहिए, आन का ये पेज कौन सा था, हमारा पेज कौन सा था, ये पेज ही था। इन अ फ्रेम ट्राई दिस अनदर विंडो, लो जी, ये इसकी आपके पास लेट्स गो, गूगल वालों ने तो सिक्योरिटी लगा दी थी। अब ये देखिए, ये कोई साइट थी, ये हमने इसके अंदर डाली और इसने क्या किया, इसको आपके पास एक और ERP चल रही हो ना अगर, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी ERP है, आप अपनी ERP के अंदर इसको एम्बेड करो। आपने क्या कहता है कि उनको कहो कि भाई लिंक दो अपना, उसको लिंक मेन्यू बना के उस मेन्यू के अंदर ये आई फ्रेम डाल के उसका लिंक इसके अंदर डाल दो, लेकिन उनकी ERP भी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी।
चलेगी उन्हीं के सर्वर पे, लेकिन आपकी एक देखो ना मैनेजमेंट को एक ना वो मिल जाता है कि यार ठीक है हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन इन फीचर्स को अगर देखा जाए ना तो लोगों को, और लोग तो यही कहेंगे ना यार पता नहीं क्या किया इन्होंने, हमारे इम्बेड कर दी चीज़। आई फ्रेम में डाला सर, ये आई फ्रेम के अंदर मैंने एक लिंक डाल दिया। सर ये क्लियर नहीं हुआ, जी ये टॉपिक सर क्लियर नहीं हो रहा। क्या कहते हैं? स्ट्रेच हो रहा है ऊपर। ना डालो ब्लैंक पेज के ऊपर कर दो। असद क्या कह रहे थे आप? तो ये क्लियर नहीं हो रहा टॉपिक ना, समझ नहीं आ रहा। क्लियर नहीं हो रहा। एक्चुअल में हम आपको सर्वलेट का आइडिया हुआ है, हम कुछ टेक्निक्स देख रहे हैं, कुछ फ्रेमवर्क की कैपेबिलिटीज़ देख रहे थे। उनके अंदर हमने ये देखा था कि ये आपके पास जो लाइफ साइकिल जब चलता है आपका, आपकी टेक्नोलॉजी बनी कैसे होती है, उस टेक्नोलॉजी को हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया था कि एक्चुअल में होता क्या है। आप जब बीसी लेयर बनाते हो, कंट्रोल लेयर बनाते हो, फिर आप यूज़र इंटरफेस लेयर बना रहे। यूज़र इंटरफेस लेयर के अंदर आपने JSF के पेज बना दिए, ऐसा ही है ना। पेज बनाते हो, आप रन करते हो और वो आपको डाटा दिखा रहे होते हैं। एक्चुअल में वो डाटा कैसे दिखा रहे होते हैं, मैं वो साइंस आपको बता रहा था कि वो डाटा वो खुद नहीं दिखा रहे होते, उनके पीछे एक कंपोनेंट है जिसको जानने की आपको ज़रूरत है भी और नहीं भी। बहुत सारे टाइम में तो आपको नहीं होगी क्योंकि आपके लिए आपको सर्वलेट की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, लेकिन ज़रूरत इसलिए है कि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि बेसलाइन आर्किटेक्चर है, काम किस तरह से करता है। तो हमने ये देखा था कि ये जब आपके एक्चुअल में JSF के पेज होते हैं, ये कुछ भी नहीं होते, ये सर्वलेट होते हैं एक्चुअल में। और जो इनके आपको URL नज़र आ रहे होते हैं, जब आप इनका नाम डालते हो और ये आप अपने कंटेंट को दिखाना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में आप ये इनका नाम डालते हो, पीछे उनका सर्वलेट कॉल होता है, वो सर्वलेट आपके उसके कंटेंट को दिखा रहा होता है। ये आपके पास इमेज नज़र आ रही है और Oracle पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये रिच फेसेस के कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। ये कैसे आ गए हैं, ब्राउज़र को तो कुछ भी नहीं पता होता। ब्राउज़र को अगर आप सोर्स कोड में जाओ, व्यू सोर्स में जाओ, तो ब्राउज़र HTML टाइप चीज़ें ही अंडरस्टैंड कर सकता है। ब्राउज़र को कुछ नहीं पता होता है कि ADF की क्या चीज़ है। ब्राउज़र तो इस तरह की चीज़ें समझता है, HTML, ठीक है ना, बॉडी और ये इधर उधर की चीज़ें समझा रही है। ब्राउज़र समझता है इस तरह की लैंग्वेज को। अब आपके ये देखो, अब आपकी चीज़ कैसे ब्राउज़र पे आ जाती है, ये मैं आपको समझा रहा था कि ये एक्चुअल में होता क्या है। बीच की एक साइंस चलती है, आपके पेज का सर्वलेट बनता है, वो सर्वलेट क्या करता है, आपके पेज के पूरे कंपोनेंट को ना रीड करता है और उनकी HTML बना के आपके ब्राउज़र को थ्रो कर देता है, ठीक है ना। सर ये सर्वर पे आपने पिक्चर कैसे रखी, क्या डाली? इमेज सर्वर को इमेज सबनेट को पे कैसे इमेज रखी नहीं है, वो आपने? लिंक तो उस समय था इमेज डाला है आपने। नहीं, ये मैंने इमेज थोड़ी डाली है। ये मैंने क्या किया है, एक साइट है, साइट का URL दिया है। मैं आपको आई फ्रेम उस वक्त दिखा रहा था। आई फ्रेम पहले सर्वलेट मैंने बताया है। सर्वलेट क्या होता है, स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। आप सर्वलेट के थ्रू अगर आपकी कोई चीज़ है वो डाटाबेस में अवेलेबल है, समझा रही है, आपकी इमेज है, कोई वीडियो है, कोई आपकी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट सर्वर पे अवेलेबल है। आप रिपोर्ट सर्वर को जब कहते हो कि मुझे रिपोर्ट दो, तो वो रिपोर्ट आपको या तो ब्राउज़र के अंदर नए पेज में टैब में ओपन करके दे देता है, जिस तरह आप 11G में देखते हो। 11G की रिपोर्ट क्या होती है, वो आपकी अलग टैब में ओपन हो जाती है। अब आप क्या करोगे, उस टैब का URL, एक तो तरीका ये होगा कि आप इसको दे दोगे बस आई फ्रेम को सोर्स के तौर पे, तो डायरेक्ट आपके वहाँ से आपकी रिपोर्ट नज़र आ रही होगी, द बेस्ट वे। दूसरा वो है जब आप Oracle रिपोर्ट्स यूज़ करते हो, जब आपकी रिपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, RDF की रिपोर्ट, बढ़िया RDF की रिपोर्ट नहीं चलती, जो जब चल जाएगी ना रिपोर्ट चल जाएगी, उसका एक URL बनाता है रिपोर्ट सर्वर ना। एक्चुअल में आपका फॉर्म उस URL को देख के उसको स्ट्रीम करता है। उस URL को आप यहाँ पास कर दो डायनामिकली, देखो ना, एक्सप्रेशन लैंग्वेज आप लगा दो, रन टाइम पे कैलकुलेट करो उसका URL जो भी सर्वर रिटर्न करता है, और उस URL को यहाँ पे आप दोगे, और ये आई फ्रेम के पास कैपेबिलिटी है, ये आपको डाटा यहाँ पे रिपोर्ट दिखा देगा।
लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। इसको नेक्स्ट करते रहते हैं। लेट्स सपोज मैं गूगल करता हूँ, ये एक पीडीएफ है, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है एक्चुअल में। मैं क्या करता हूँ, कॉपी लिंक लोकेशन, ठीक है, यहाँ पे आके एक्सप्रेशन बिल्डर में जाके मैं इसका लिंक का लोकेशन ले डालता हूँ, ठीक है। अगर एक और काम करते हैं, इसको पहले चेक भी कर लेते हैं। मैं इस लिंक लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये पीडीएफ की रिपोर्ट यहाँ पे ओपन होगी। अब ये अलग हुई है। अब आप चाहते हो कि यही रिपोर्ट आपकी ईआरपी में नज़र आए। एक तो तरीका ये कि इसको यहीं से कॉपी करो, इस लिंक को, नए वाले लिंक को कॉपी कर लो, वरना उस लिंक से भी काम चल ही जाएगा। सर वो रिपोर्ट्स में तो कुछ आईडी होता है, वो लिंक में वो आईडी चेंज होता रहता है। रिपोर्ट आईडी एक जनरेट, वो वही ना, वो रन टाइम पे बनेगा, जो आईडी बनेगा आपने इसको दे देना है रन टाइम पे। मैनुअल देते रहेंगे? हाँ, नहीं मैनुअल नहीं, ये एक्सप्रेशन बिल्डर के थ्रू आपने जावा बीन के अंदर कोडिंग करनी है। अच्छा, कोड करना है, ठीक है, समझा रही है? जी सर। इस चीज़ को आपने एक्सप्रेशन बिल्डर में एक बीन बनाना है, उस बीन के एक किसी एट्रीब्यूट के साथ बाइंड कर देना है। उस एट्रीब्यूट में ये यूआरएल आएगा, रन टाइम पे कैलकुलेट होके वो डिफरेंट आता रहेगा ना। वो जो आएगा इसने, इसका काम ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो यूआरएल दिखा देगा। ठीक हो गया। मतलब यही काम वो सर जिशान कह रहे थे, हुआ नहीं था, याद है आपको? वो ब्राउज़र नहीं ओपन हो रहा था। वो तो वो दूसरा लिंक था ना, यूआरएल खोलने के लिए। चलें अभी देखें उसने क्या किया, हमें वो रिपोर्ट ओपन कर दी। आई फ्रेम का ये फीचर है, ये बहुत सारे इस कंपोनेंट के फीचर हैं। आप इनको जिस तरह से मर्जी दिमाग लगा के यूज़ करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे देंगे। लेट नॉर्मली यूज़ हम लोगों ने जैसे यूज़ किया हुआ, इसको रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया हुआ, ठीक है। सर्वलेट की बात पता चली। सर्वलेट को उस वक्त आप यूज़ करोगे जब आपने डेटाबेस से किसी कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन करनी होगी, ठीक है ना। और जब भी सर्वलेट को यूज़ करना है, ये याद रखना है, इसको आपने बाइंडिंग फिल्टर्स में भी ज़रूर डालना है। किसी भी सर्वलेट को जब आपने यूज़ करना है ना, एक तो सर्वलेट बन गया, सर्वलेट के अंदर ना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स में आके ये देखो, फिल्टर्स में आओगे तो आपके देखो ये दो सर्वलेट, एक सर्वलेट नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, अपना सर्वलेट भी यहाँ पे डाल देना है। कौन सा सर्वलेट है आपका? माय सर्वलेट, और लें जी फॉरवर्ड और रिक्वेस्ट। ये दो काम करोगे, अब आपका सर्वलेट रेडी है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अदरवाइज डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपकी बाइंडिंग लेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो J2EE का कंपोनेंट है। हमने क्या किया, इसको ADF की बाइंडिंग से अंदर डाल दिया। अब ये इसके अंदर ये पावर आ गई कि ये आपकी बाइंडिंग लेयर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। अब थोड़ा सा इसका करना, किसी व्यू ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए वही कोड हाँ। होगा। तो व्यू ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए कोड इसका क्या होगा? हाँ, कैसा होगा? अब ये आपने प्रोग्रामिंग आ गई, अब सिंपल लेट्स गो। आपने इसका क्या पहले सबसे पहले बाइंडिंग गेट करनी है? नहीं ऐसे नहीं। ये भी अप्लाई क्रिएट रूट एप्लीकेशन मॉड्यूल। ये क्या मिलेगा आपको? डायरेक्ट एप्लीकेशन का मॉड्यूल दे देगा। लेट्स को मॉड्यूल कौन सा आपका मॉड्यूल, यहाँ पे उसका नाम बताना है,
नाम कौन सा होगा आपका, ये नाम क्या है इसका नाम, HR सर्विसेज डाटा कंट्रोल। दूसरा उसका पूरा लिंक आपने पाथ बताना है। वो कहाँ से पता चलेगा आपको, यहाँ से आपने एप्लीकेशन मॉड्यूल में आना है। आपके पास सर्विसेज के अंदर ये एप्लीकेशन मॉड्यूल है, ये HR सर्विसेज, और इसका पूरा पाथ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक हो गया। ये डॉट इम्पल को छोड़ देना है आपने, बाकी टिक कर लेना। ठीक हो गया। आपने क्या बताया है कि इससे ये आपका एप्लीकेशन मॉड्यूल एक्चुअल में, और ये इस फॉर्म में ये अवेलेबल है डाटा कंट्रोल के अंदर, इसको मुझे दो। ठीक है। अब ये आपके पास एज इट इज़ आ गया, और मैं कहता हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट है, और इसकी कास्टिंग को कहेगा कास्ट भी कर देना। लो जी आपके पास एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको एब्रीवेशन को छोटा कर लो बेशक। AM डॉट क्या कौन सा व्यू जेट गेट करना है, गेट एम्प्लॉयज़। ये देखिए आपके पास एम्प्लॉयज़ का व्यू गेट आ गया। आपने क्या करना है, इसको समझा रही है। अब इसको एम्प्लॉयज़ का व्यू गेट आ गया। अब इस पर आप इटरेट करके अपना कंटेंट भी जनरेट करवा सकते हो ना कंटेंट जनरेट। मैं कैलकुलेट को करता हूँ, फॉर वाइल AM डॉट गेट एम्प्लॉय व्यू डॉट हैज़ नेक्स्ट। ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैसे करते हैं जावा में, ऐसे ही। जब उसका वैसे हमने पूरा गेट कर लिया, तो हमें ये गेट एट्रीब्यूट करने की जरूरत है। नेक्स्ट डॉट गेट नहीं, फिर आपको उसकी रो गेट करनी होगी। जिस तरह से ये क्या मिलेगी, आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा, और इसको आपको एम्प्लॉय के अंदर कास्ट करना पड़ेगा। कास्टिंग निशान साहब ने आपको शायद बता दी होगी। ठीक है। अब वो कैसे, एम्प्लॉय रो इम्पल, ये एम्प्लॉय की जावा के अंदर जाना है आपने, और उसकी रिकॉर्ड क्लास भी जनरेट कर देनी है। इसको कॉपी करना है, यहाँ पे लाके उसको कर देना। ठीक हो गया। अब आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, रो डॉट गेट नेम गेट फर्स्ट। ठीक हो गया। अभी इसको क्या हुआ, ले जाओ। अब इस तरह से जब आपने एप्लीकेशन मॉड्यूल को गेट करना है ना, तो एक याद रखना, इसको क्लोज भी करना है आपने। AM डॉट कन्फिग्रेशन डॉट, ये इस तरह से कन्फिग्रेशन डॉट रिलीज होगा या रिमूव होगा, समझा रही है। रिलीज रूट एप्लीकेशन मॉड्यूल, AM का नाम बताओ और यहाँ पे ट्रू लिख दो। इसका मतलब क्या, हम कह रहे हैं कि हमने बनाया था, इसको एक्सेस किया और इसको हमने रिलीज़ कर दिया। ठीक है। अब ये एक तरीकाकार है, अब इसको ट्राई किया, इसके अंदर आप डाल लो। कंट्रोल ऑल्ट जब करते हैं तो ठीक है।
और एक्सेप्शन के अंदर आप यहाँ पे इसकी बेसिक एक्सेप्शन प्रिंट करवा दो। while getting employee information। ठीक हो गया। अब इस सर्वलेट का हमने क्या करना है अपने बस, हाँ डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। कहाँ गया सर्वलेट? लेफ्ट साइड पे अब इसको तो जैसा की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो हाँ वैसे अब ये बगैर जैसा के आगे चलेगा। तो ये बहुत सारी कैपेबिलिटी की मैनुअल चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो J2EE की चीज़ें हैं। ADF फ्रेमवर्क को पढ़ते हुए शायद नहीं, लेकिन हमने क्योंकि हम इससे इस बैकग्राउंड से हैं, बस ये वो उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी है। कोई किसी भी किस्म की हो सकती है एक्सेप्शन। ओके ये नॉट फाउंड ऐसे कुछ होता था, ऐसे करके देख लेते हैं। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ है, मैं इस चीज़ को एग्री करूँगा कि आपको शायद समझ ना आए, लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सर्वलेट है क्या चीज़। और कनेक्शन बनाना था, हाँ। सब चीज़ गेट करने की। बिल्कुल, तो उसकी कन्फिगरेशनबिलिटी एक मिनट, इसको अगर आपने सर्च करना हो ना सही तरीके से, समटाइम किसी न किसी कन्फिगरेशन की कोई इशू हो ही सकता है। आप लेट्स को करो क्रिएट आखिरी बात है। जी जी बिल्कुल, रूट एप्लीकेशन मॉड्यूल इन जावा, ठीक हो गया। कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रामिंग का मिल जाएगा, कैसे इस चीज़ों को प्रोग्रामेटिकली आप एक्सेस कर सकते हो। कॉन्फिडेंशियल में होगा ना, कॉन्फिडेंशियल में होगा ना। क्यों कॉन्फिडेंशियल रहेगा? नहीं असद का वैसे कहाँ कैसे पहुँचेगा? ऐसे स्काइप पे आप कर देना, ऐसे मैसेज कर देना, हम हफ्जा को दे देंगे। तो क्या कर रहा है? इनको तो ये कुछ सर्टिफिकेट ही मिले हुए हैं, आपको मैंने कहा कैसे मिलेंगे? सर्टिफिकेट नहीं, ये परफॉर्मेंस पूछी हुई है कि ये जो आपके टीचर हैं ये आपको कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद सर्टिफिकेट मिले तो हैं। ये आप सजाद को ना मैसेज कर देना, हम आपका एन मुताबिक गुल जा रही है। ओके अच्छा, लोग क्या लगाना है तो ये इंफॉर्मेशन सर विशाल ने भी अच्छा पढ़ा है, सर नहीं भी अच्छा पढ़ा रहा है। एक्सेस सर्विसेज लोकल। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, पहले इसको बंद कर लें, इसके बाद आपको बताता हूँ ये कैसे इसने आइडेंटिफाई किया। यहाँ से तक तो ये एक्चुअल में आपके एप्लीकेशन मॉड्यूल तक पहुँचता है। अब इसने उठाना होता है एप्लीकेशन मॉड्यूल का इंस्टेंस। क्या बोला? एप्लीकेशन मॉड्यूल का इंस्टेंस। अब वो कैसे उठाएगा? एप्लीकेशन मॉड्यूल में जब आप जाओगे ना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ पे दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएंगी। एक एप्लीकेशन मॉड्यूल की सर्विस लोकल है और एक की शेयर्ड है। लोकल का मतलब ये होता है कि ये इंडिविजुअल एप्लीकेशन मॉड्यूल है, इसका एक इंस्टेंस बनेगा, वो इंस्टेंस किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता। लोकल का ये मतलब, लोकल नाम से जाहिर है, वो बनेगा किसी और के साथ शेयर नहीं होगा। अब आगे जैसे क्लोज होगा तो उसकी एग्जिस्टेंस भी रिलीज़ हो जाएगी। जो शेयर्ड होता है ना एक्चुअल में ये सिनेरियो बहुत ही कम आते हैं। बहुत एडवांस लेवल पे जब लोग काम करेंगे ना, शायद कोई ऐसा सिनेरियो बने। वो सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपका एक एप्लीकेशन मॉड्यूल है, ठीक है ना, आप उसने एक ऑब्जेक्ट गेट किया, आप एंट्री कर रहे हो, एक आप एंट्री कर रहे हो, उमैर भी एंट्री कर रहा है, सजाद भी एंट्री कर रहा है, असद भी एंट्री कर रहा है। अब होगा क्या, रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि ऐसा हो कि
जब उमैर एंट्री करे ना, उमैर ने अभी कमिट प्रेस किया ही नहीं, असद को उसकी एंट्री नज़र आ जाए। असद सिर्फ और सिर्फ मतलब डेटाबेस को हिट नहीं करना आपने, मतलब एक तो है ना असद दोबारा क्यूरी करे तो फिर आएगा डाटा। अभी आपने उमैर ने तो कमिट ही नहीं किया, सजाद ने कमिट ही नहीं किया। सजाद का डाटा उमैर को नज़र आ रहा है, उमैर का डाटा सजाद को नज़र आ रहा है, इनका डाटा असद को नज़र आ रहा है, तो वो कैसे होगा? अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए और डाटाबेस को रोका जाए, वो कहते हैं डाटाबेस को तो आपने हिट करना ही नहीं है, रिक्यूरी नहीं करना। रिक्यूरी इज़ कॉस्टली थिंग, आपको डाटाबेस का कनेक्शन चाहिए होता है, फिर उसको दोबारा से एग्जीक्यूट, तो वो शेयर्ड एप्लीकेशन मॉड्यूल कॉन्सेप्ट हो जाता है। उसके अंदर वो एप्लीकेशन मॉड्यूल अपने कई रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना के ना सबके साथ शेयर होता है। आपके साथ भी वही होता है, हमारे के साथ भी वही शेयर होगा। अब जैसे एंटर करेंगे तो वो भी सी बात नज़र आएगा, बाय रेफरेंस बाय वैल्यू का डिफरेंस का फ़र्क पता है ना। बाय रेफरेंस जब होता है चीज़ तो एक के अंदर एंटर करो तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिक वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को लोकल कहते हैं। उस लोकल से वो कन्फिग्रेशन उठाना चाह रहा था। आप वो यही पूछ रहा था कि आपने ये चीज़ सही बता दी है, आप लोकल तो बताओ, ठीक है। तो वो लोकल जब हमने सर्विसेज क्या चीज़ है? ये हमारा व्यू ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन मॉड्यूल है, क्या किया हमने एप्लीकेशन मॉड्यूल। एचआर सर्विसेज अच्छा आगे लोकल लिखा होगा, पहले तो डाटा सोर्स का जो नाम दे रहे थे वो नहीं देना था ना। हाँ, डाटा सोर्स का तो नाम बिल्कुल भी नहीं दे देना, डाटा सोर्स तो खुद पिक करता है, ठीक हो गया ना। तो हमने वो किया, सर्वलेट ने क्या किया, हमें वो डाटा एज इट इज़ थ्रो करवा दिया, ये देखिए सारा रेड कर दिया, सारा डाटा आ गया। तो ये एक्चुअल में वो कहते हैं कि ये स्टोन एज टेक्नोलॉजी है जो अब ख़त्म हो गई है, छुप गई है इन JSF JSPs के पीछे। बिल्कुल यही है, एक्चुअल में तो काम तो यही करवा दिया, यही करवाती है। अदरवाइज आपकी BC लेयर के साथ आपका JSF का पेज कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? थ्रू बाइंडिंग लेयर